चलिए देखिए, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। हाँ सुनिए, इधर देखिए, हमारा अगला टॉपिक है कॉची का इक्वेशन। अब आप इसको देखिए, जो पढ़िए, मुझको नहीं पता है कि इसके बाप ने क्या सोच के ये नाम रखा है, लेकिन हम लोग जितना जानते हैं कॉचीज इक्वेशन कह सकते हैं क्या। चलिए, तो ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई न्यूमेरिकल वगैरह इससे आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहां से हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे जो कि आने वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और कंक्लूजन इतना सा है कि किसी भी लाइट रे को जब वैक्यूम से या फिर एयर से किसी मीडियम में आना होता है, तो वो मीडियम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा ना, वो मीडियम पर तो डिपेंड करेगा ही, साथ ही साथ वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा लाइट रे आया है। नहीं समझ में आया? अब जैसे सुनो, मान लो बाबू कि मान लो कि यहाँ पे ये एक मीडियम है, मान लो ये वाटर है, क्या है? वाटर है। और ये क्या है बताओ? ये ग्लास है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप रे ऑफ लाइट को इसमें भेजिएगा और इसमें भेजिएगा, तो ऑफर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पर डिपेंड करेगा ना। अगर ये मीडियम है तो 1.33, ये मीडियम है तो 1.5 ऑफर किया जाएगा इसको। नहीं समझ में आया? लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऑफर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ मीडियम पर ही डिपेंड नहीं करता है, वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कौन से कलर का लाइट आया है। आप समझ रहे हैं? वो लाइट पे भी डिपेंड करता है। अरे बोलिए ना। हाँ, तो यही चीज ये इक्वेशन, मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बता दूंगा अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो। यही बात ये इक्वेशन कहता है कि किसी भी मीडियम में ऑफर्ड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो एक्चुअली किस पर डिपेंड करता है? नहीं, मीडियम पर तो डिपेंड करता ही है, सबसे ज्यादा वो मीडियम पर ही डिपेंड करता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो लाइट आया है उसका वेवलेंथ क्या है। अगर वेवलेंथ बदल गया तो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाएगा। और इक्वेशन कुछ इस टाइप का आता है। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाई लैम्डा टू द पावर 0। अरे समथिंग टू द पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, तो इसीलिए ये a ही रह गया है। ये लिखा हुआ है b डिवाइडेड बाई लैम्डा का स्क्वायर c डिवाइडेड बाई लैम्डा टू द पावर 4 d डिवाइडेड बाई लैम्डा टू द पावर, ऐसा करके आगे बढ़ते चले जाइएगा। क्लियर है? लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, ये इक्वेशन हमारे लिए कहीं से भी इंपॉर्टेंट, बस हमको इस इक्वेशन को देख के इतना समझ आना है कि अगर तुम लैम्डा को बढ़ाओगे तो म्यू की वैल्यू कम होगी। लैम्डा आया कहां है? लैम्डा आया कहां है? और नीचे की चीज को बढ़ाओगे तो ओवरऑल ये क्या होगा? कमी ना होगा। बस यही समझना है हमको कि अगर हम लैम्डा को ज्यादा रखेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यही कंक्लूजन है। आप समझ रहे हैं? म्यू की वैल्यू कम होगी। तो ये बात यहां पर लिखा हुआ है कि ए बी और सी जो है वो कांस्टेंट्स हैं, और ये ए बी सी किस पर डिपेंड करेगा? ए बी सी किस पर डिपेंड करेगा? लैम्डा जो है ना बाबू, वो आने वाले लाइट रे पर डिपेंड करेगा। अरे यार, अगर वॉयलेट कलर आया है, क्या आया है बोलो? अगर कौन सा कलर आया है? मान लो अगर ये वॉयलेट कलर आया है, बोलिए कौन सा कलर? वॉयलेट कलर आया है, तो उसका लैम्डा लगभग 400 नैनोमीटर लेंगे जा। लेकिन अगर मान लीजिए कौन आया है बताइए, रेड कलर आया है, तो इसका लगभग 700 नैनोमीटर लेंगे। आप समझ रहे हैं? तो लैम्डा जो है वो लाइट पर डिपेंड करता है, बाकी ए बी सी जो होगा वो मीडियम पर डिपेंड करेगा। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पे भी तो डिपेंड करता है, ग्लास है कि वाटर है। तो ए बी सी जो है वो कुछ कांस्टेंट्स है जो डिपेंड करती हैं किस पर? मीडियम पर। और लैम्डा जो है वो गिवन लाइट का, जो लाइट दिया जा रहा है उसका वेवलेंथ है। क्लियर है? अब देखिए, इतना तो हम लोग जानते हैं कि जो 7 कलर्स होती हैं, वी आई बी जी वाई ओ और क्या आर, उसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो बढ़िए ना रहा है, ऐसा याद करिए। कभी कंफ्यूजन हो लैम्डा बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आप ऐसे याद करिए,
वीब गियोर जो होता है, यानी कि जो आपका विजिबल लाइट का रेंज होता है, कहाँ से कहाँ होता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो जाहिर से बात है कि वॉयलेट का 400 होगा तो रेड का 700, तो बढ़ ही ना रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? सेम मीडियम में, सुनिए एक मिनट, सेम मीडियम में, जैसे हम एग्जांपल के लिए ग्लास ले लें, रेड कलर को भेजिए और किसको भेजिए? वॉयलेट कलर को भेजिए। सेम मीडियम रेड कलर को कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा, तो वॉयलेट कलर को कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा। और बताइए ये मीडियम किसको ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा? जिसके लैम्डा की वैल्यू कम है। किसके लैम्डा की वैल्यू कम है? वॉयलेट के लैम्डा की वैल्यू सबसे कम है, तो इसको सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ऑफर करेगा। एग्जांपल चलिए हम लोग सिर्फ अभी फिलहाल ग्लास का ही लेते हैं। सुन रहे हो? अरे बोलो। यानी कि म्यू ऑफर्ड टू वॉयलेट कलर विल बी ग्रेटर देन जा, एक मिनट, लैम्डा ऑफ वॉयलेट कलर इज, लैम्डा ऑफ वॉयलेट कलर इज क्या? लेस देन लैम्डा ऑफ क्या? रेड कलर। तो वॉयलेट कलर का लैम्डा कम है रेड कलर के लैम्डा से। इसका मतलब हुआ कि म्यू फॉर वॉयलेट कलर ज्यादा होगा म्यू फॉर रेड कलर से। नहीं समझ में आया? हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जो ग्लास होता है ना, वो ग्लास जो होता है, फॉर ग्लास हो रहा है, ये किसके लिए लिखा जा रहा है? ये ग्लास के लिए। तो नॉर्मल जो ग्लास होता है वो वॉयलेट कलर को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है वो होता है 1.5। 1.5 तो वो करता ही है, लेकिन 2 और 5 आता है। और रेड कलर को वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है 1.5, 2 और क्या? 0, ऐसा होता है। तो यहां से हमको साफ साफ पता चल रहा है कि रेड कलर को ग्लास जो है वो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा, वॉयलेट कलर को ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा। हालांकि देखिए डेसिमल के एक प्लेस तक आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अंतर नहीं है, तो इसीलिए आज तक हम लोग ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ कितना लेते आए हैं? 1.5 लेते हैं, काम चल जा रहा था। लेकिन अगर बहुत गहराई में जाके आप देखिएगा तब पता चलेगा कि डेसिमल के तीसरे प्लेस तक अंतर ना हो गया। रेड कलर को कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर किया जा रहा है, वॉयलेट कलर को कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर किया जा रहा है। अरे क्लियर है? हाँ, अब जैसे मान लो, सुनो, मान लो कहीं दो जगह छोटा मोटा कोई फंक्शन है, तो एक जगह ना दूधू को रसगुल्ला मिल रहा है, और एक जगह दूधू को जलेबी मिल रहा है। चलो जलेबी मिल रहा है, दो जले, मान लो अरे क्या कहा जाता है, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी है, आप समझ रहे हैं? तो आप बताइए कि आपको क्या मिलेगा, जलेबी मिलेगा कि रसगुल्ला मिलेगा? वो जगह पे डिपेंड करेगा कि नहीं? आप इस जगह जा रहे हैं कि उस जगह जा रहे हैं, इधर जाइएगा तो 2 रसगुल्ला मिलेगा, उधर जाएगा तो 2 जलेबी मिलेगा। तो आपको क्या ऑफर किया जाएगा, ऑब्वियसली ये मीडियम पर तो डिपेंड कर रहा है ना। हिंदी मीडियम स्कूल है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मीडियम पर तो डिपेंड कर रहा है। लेकिन सुनिए, एक मिनट रुकिए, आपको क्या मिलेगा ये कहीं ना कहीं जिसको दिया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। अब मान लो कि जो आदमी बांट रहा है, ठीक है, हाँ, जिसको दे रहा है, मान लीजिए वो उसके जान पहचान का निकल गया, शांत रहिए, हाँ, जान पहचान का नहीं होता है। मान लो दोस्त है, दोस्ती बांट रहा है, तो 2 की बजाय हो सकता है कि वो उसको 3 को भी दे दे, 4 को भी दे दे। आप समझ रहे हैं? तो क्या मिलेगा और कितना मिलेगा, जाहिर सी बात है वो मीडियम पर तो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। आप इधर जाइएगा जलेबी मिलेगा, उधर जाइएगा, ये तो बहुत बड़ा अंतर हो गया, रसगुल्ला मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई नॉर्मल आदमी जाएगा तो उसको 2 रसगुल्ला मिलेगा, कोई जान पहचान का जाएगा तो उसको 3 रसगुल्ला, 4 रसगुल्ला मिल सकता है। अब बात समझ रहे हैं? हाँ, तो कौन आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो कि कोचिंग की ही अगर हम बात करें, तो कहीं किसी और कोचिंग में जाइएगा तो फीस के लिए हो सकता है आपको अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता होगा, यहाँ आइएगा तो आपको हो सकता है अलग तरीके से ट्रीट किया जाता होगा। ये आप महसूस भी करते होंगे, कहीं बहुत ज़्यादा रिजिड लोग होता है, कहीं उतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता है। तो मान लीजिए कि कल से अब अगर आप अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं,
नहीं तो आप कहीं और भी तो जाते हैं, कहीं केमिस्ट्री पढ़ने, कोई बायो पढ़ने जाते हैं ना, तो वहां आप एंटर करना चाह रहे हैं, यहां आप एंटर करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि मीडियम पर तो बिल्कुल डिपेंड करेगा। आप कहीं और जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट मिलेगा। आप यहां आ रहे हैं तो डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट मिलेगा। बोलिए, लेकिन अब मान लीजिए कि वहां खड़ा होकर मैं आपको भगा रहा हूं, आपका फीस अगर कंप्लीट नहीं है तो मैं बोल रहा हूं कि आप अलाउड नहीं है। लेकिन उसी में से मान लो कि ये दो बच्चा आया, आई बहुत पढ़ने लिखने वाला है, बात समझ रहे हो, हमेशा डेली आता है, एकदम सिंसियर रहता है ना, इज्जत करता है, तो मेरा दिल खुश है इसके ऊपर, मैं चाहता नहीं हूं कि यहां से जाए। और मान लो कि ये जो है ये आवारा किस्म का आदमी है, मान लो, मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है ये, तो दिल पे नहीं ना ले रहे हैं, मैंने मान नहीं देखिए, आप लोग कंफर्म मत करिए, कंफर्मेशन नहीं चाहिए। मान लीजिए कि ये एकदम 2 दिन आता है, 4 दिन गायब रहता है कि नहीं, खाली जब आता है तो क्लास को डिस्टर्ब करता है। तो अगर ये दोनों एक साथ एक ही मीडियम में ना भी एंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप बताइए कि मेरा जो ट्रीटमेंट होगा दोनों के लिए अलग अलग होगा कि नहीं। ये लड़का बोलेगा कि सर प्लीज हमको 2 दिन का और आप वक्त दे दीजिए, मैं कंप्लीट कर दूंगा। नहीं, ये देखिए, ये मैं जानबूझ के आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं तो आप समझिएगा थोड़ा, है ना। तो मैं ऑब्वियसली कंसीडर कर सकता हूं, मैं बोलूंगा कि ठीक है मैं तुमको 2 दिन का समय दे सकता हूं। ये बोलेगा कि अभी रुकिए सर, मैं घर से लेके आता हूं, हाँ चाहे आज ही मैं शाम में लाके जमा कर दूंगा। आपको क्या लग रहा है मैं इसको एंटर करने दूंगा? मैं तो चाह रहा हूं कि मैं कैसे इसको भगा दूं, मैं तो चाह रहा हूं, आज मौका मिला है। तो आप नहीं समझ रहे हैं कि आप जब किसी क्लासरूम में एंटर करना चाह रहे हैं तो आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा वो कोचिंग पर भी डिपेंड कर रहा है, और साथ ही साथ ये आप पर भी डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे हैं। तो ऐसा ही इनके साथ भी होता है, ये किस मीडियम में एंटर करना चाह रहे हैं, शांत रहिए, तो इनके साथ जो ट्रीटमेंट होगा वो उस मीडियम पर तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो किस कलर का रे है उस पर भी डिपेंड करेगा। और बाबू अगर वॉयलेट कलर है तो उसको ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर किया जाएगा, 3 गो रसगुल्ला इसको मिलेगा। लेकिन अगर रेड कलर है तो 2 गो लो और दफा हो जाओ इधर से। बात समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देख लीजिए, ये बात उसमें लिखा हुआ है क्लियर? देखिए, सीबीएसई ने पूछा है 2015 में कि हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जाहिर सी बात है ये म्यू की बात कर रहा है, ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट यूज्ड। आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करता है। तो आप चाहे तो नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप उसको मत बोलिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2 चीजें तभी हो सकती हैं जब दोनों साइड सिर्फ एक ही टर्म हो। नहीं समझ में आया? अगर ऐसा y इज इक्वल टू, मान लीजिए कि 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 लिखा हुआ है, क्या हम x और y को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं क्या? तो अगर एक से ज्यादा टर्म्स हो जाए तो इनवर्सली वर्ड यूज, हाँ इतना जरूर बोलेंगे कि अगर हम x को कम करेंगे तो y ज्यादा होगा, चाहे x को ज्यादा करेंगे तो y कम होगा। लेकिन यहाँ रिश्ता इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला नहीं है। तो आपको मन करे तो आप कॉचीज इक्वेशन लिख दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू कॉचीज इक्वेशन म्यू जो हो, सॉरी, म्यू जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? लैम्डा पर डिपेंड करेगा, और वो होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई लैम्डा का स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाई लैम्डा। ऐसा ऐसा करके लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा a b c जो है ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये किस पर डिपेंड करती हैं? मीडियम पर डिपेंड करती हैं। और लैम्डा जो है वो लाइट का वेवलेंथ है, तो कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है। और कंक्लूजन तो सबसे जरूरी है बताना कि इस इक्वेशन से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो म्यू की वैल्यू कम होगी। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बोलिए कि सिंस लैम्डा ऑफ वायलेट कलर इज लेस देन लैम्डा ऑफ क्या? रेड कलर। इसका मतलब हुआ म्यू ऑफ वायलेट कलर विल बी ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेड कलर। आपको मन करे तो इस एग्जाम्पल में वो बात भी आप कह सकते हैं कि अगर हम ग्लास की बात करें तो वायलेट कलर को ऑफर करता है 1.525, लेकिन इसको ऑफर करता है 1.520। आप जितना लिखे हो एग्जामिनर का दिल उतना खुश हो जाएगा। हालांकि ये 1 नंबर का ही सवाल है,
बात समझ रहे हैं? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे सिचुएशन कुछ ऐसा है, हाँ ध्यान से देखो। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाह रहा है, ठीक है? तो आप जानते हैं कि जब वो डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है, सही है? आर जो होगा वो आई से बड़ा होगा, इतना तो आपको पता ही है। अब हम लोग स्नेल्स लॉ लिखते हैं इस वाले पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले बताइए क्या लिखा जाएगा? म्यू साइन आई। म्यू साइन आई इज इक्वल्स टू, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है ना, तो 1 साइन आर होता है। अब ध्यान से सुनो, करना यह है कि सेम मीडियम में सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमको एक बार वॉयलेट कलर को भेजना है और हमको एक बार रेड का, सेम ही मीडियम है और सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। हम वॉयलेट कलर को भेज रहे हैं और रेड कलर को भेज रहे हैं। तो आप बताइए कि इस इक्वेशन में ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों के लिए कांस्टेंट है? वो है आई। दोनों को सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भेजा गया, तो अगर आई कांस्टेंट है तो पूरे का पूरा साइन आई कांस्टेंट हो गया। और हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी इक्वेशन में से हम कांस्टेंट चीजों को हटा लें तो इक्वालिटी का साइन कन्वर्ट कर जाता है प्रोपोर्शनैलिटी में। इसका मतलब साइन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? म्यू। इसका मतलब हुआ कि जिसके लिए म्यू ज्यादा होगा, म्यू का मतलब क्या हुआ? इसी मीडियम का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि बाहर वाला तो हवा ही है। तो बाबू जिसके लिए म्यू ज्यादा होगा उसके लिए आर भी ज्यादा होगा। अरे बोलिए, तो आप बताइए कि म्यू किसके लिए ज्यादा होता है? वॉयलेट के लिए कि रेड के लिए? किसके लिए ज्यादा होता है? वॉयलेट के लिए ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस म्यू फॉर वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन म्यू फॉर क्या? रेड कलर। तो म्यू ज्यादा तो आर ज्यादा। इसका मतलब हुआ आर फॉर वॉयलेट कलर जो होगा वो ज्यादा होगा आर फॉर रेड कलर। अरे बोलिए, तो वॉयलेट कलर वाला आर जो होगा वो ज्यादा होगा, रेड कलर वाला आर थोड़ा कम होगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये आपको ज्यादा एंगल दिख रहा है कि नहीं? ये आपको थोड़ा कम एंगल दिख रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे ये ज्यादा एंगल नहीं दिख रहा है और ये थोड़ा कम एंगल नहीं दिख रहा है। भागना तो दोनों को नॉर्मल से दूर है, लेकिन ज्यादा कौन भाग गया? वॉयलेट ज्यादा भाग गया, रेड थोड़ा कम ही भागा, क्योंकि रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था। तो पता है मेन कंक्लूजन हमको यहां से क्या निकालना है? मेन कंक्लूजन ये निकालना है कि चूंकि आर ये ज्यादा है, अरे बोलो, वो कम है, इसका मतलब हुआ इसकी बेंडिंग ज्यादा ना हुई है। तो मेन कंक्लूजन ये निकालना है कि यहां वॉयलेट कलर की बेंडिंग ज्यादा हो रही है, यानी म्यू ज्यादा तो आर भी ज्यादा। आर ज्यादा का मतलब हुआ क्या? बेंडिंग भी ज्यादा। तो मेन बात यही याद रखना है, म्यू ज्यादा तो बाकी सब मोह माया है। आपको एक लाइन का, इस स्लाइड से बस एक लाइन का जो कंक्लूजन याद करके आगे बढ़ना है वो क्या है? म्यू ज्यादा तो बेंडिंग ज्यादा। लेकिन कब? जब रे डेंसर से रेयरर में जा रहा हो। डेंसर से रेयरर में जा रहा है। एक बार फिर से सब लोग मिलके बोलो, म्यू ज्यादा तो बेंडिंग। अब सबसे ज्यादा म्यू किसका होता है? तो सबसे ज्यादा बेंड कौन करेगा? वॉयलेट ज्यादा बेंड करेगा, रेड कम बेंड करेगा। अब आइए हम लोग थोड़ा सा सिचुएशन को पलटते हैं। सिचुएशन को पलट के हम रे ऑफ लाइट को अब की बार रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लेके जाते हैं। तुमको पता है तुम यहां बैठ के सो रहा है, हम भी रात भर नहीं सोए। नहीं नहीं, वो मत बोलना यार, ये गलत बात, ये गलत बात है यार। 11th क्लास का टेस्ट था, 8 गो सेट तैयार करना होता है, तो रात भर का ही समय मिलता है, हैं? क्या? तुम बताओ, तुम मेरे सामने बैठ के सो रहा है। ऐसे मत किया करिए, इधर देखिए। आप लोगों को देख के तो मुझको एनर्जी मिलती है। मुर्गा खिलाएगा?
अच्छा, तुम लोगों को कभी मन नहीं करता है कि सर को किसी दिन खाने पर बुलाएं घर पे? ऐसा मन? रहने दो, इधर देखो। हाँ चलिए चलिए, हो गया हो गया। हाँ हो गया हो गया। अब इधर देखिए, ये सिचुएशन थोड़ा उल्टा है। इसमें हम रे को रेयरर से कहां भेज रहे हैं? सबको पता है कि नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर आप स्नेल्स लॉ लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा? 1 sin i ना लिखिएगा, 1 sin i। तो 1 sin i का मतलब sin i इज इक्वल टू म्यू साइन क्या? सार लिखिएगा। अब यहां भी वही काम करना है हमको। सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमको एक बार वायलेट कलर को भेजना है, हमको सेम मीडियम में भेज रहे हैं। अगर ये पानी है तो पानी में भेज रहे हैं दोनों को ना। तो आप मुझको बताइए कि इसमें बताइए वायलेट कलर और रेड कलर दोनों के लिए क्या है जो सेम है? आई सेम। एक बार फिर से हम लोग आई को सेम करें। आई को सेम करने वाला आई कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो म्यू को इधर लेके चले आओ। तो बाबू साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाई क्या? अब चूंकि आई दोनों के लिए कांस्टेंट है तो पूरा का पूरा साइन आई कांस्टेंट है। साइन आई को आप इक्वेशन में से हटा लीजिए। इक्वालिटी का साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू क्या? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। नहीं समझ में आया? यहां से बताओ क्या कंक्लूजन निकलता है? म्यू ज्यादा तो आर कम। अरे यार, म्यू ज्यादा तो आर कम। बहुत अच्छा। अब आप बताइए कि सबसे ज्यादा म्यू किसका होता है? वायलेट का म्यू सबसे ज्यादा होता है। तो आर जो होगा वो वायलेट का सबसे कम हो। मैं तेरे की आर जो होगा वो वायलेट का सबसे कम होगा और रेड का आर सबसे ज्यादा होगा। अब आप मुझको बताइए कि वायलेट के आर को कम करना है मुझको। नहीं समझ में आया? वायलेट के आर को हमको क्या करना है? कम करना है। ये तो कम करना है तो एकदम चिपका के ना इधर ऐसे ले जाएंगे। हाँ, अरे तो ज्यादा ना मोड़ेंगे। नहीं समझ में आ रहा है आपको? अगर हमको इसको कम, आर को कम से कम रखना है, इसमें हमको आर को क्या रखना है? ज्यादा रखना है। तो इसका वाला आर कुछ ऐसा होगा, उसका वाला आर कुछ ऐसा होगा। बताइए, वायलेट का आर कम और रेड का आर ज्यादा दिख रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आया? अब इस मतलब इस फोटो को देखिए और मुझको कंक्लूजन बताइए कि बेंडिंग अभी किसकी ज्यादा हुई है? अब की बार बेंडिंग ज्यादा हुई है किसकी? पिछला बार ना वायलेट का बेंडिंग ज्यादा हुआ था। सिचुएशन उल्टा था। वो डेंसर से रेयरर में जा रहा था तो वायलेट की बेंडिंग ज्यादा हुई थी। अभी ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है और सिर्फ तुम बताएगा कि दोनों में से किसकी बेंडिंग ज्यादा हुई है। हाँ, ये लड़का। हाँ हाँ हाँ, या ये कौन सी बात है भाई? देखिए, जब दो बड़े लोग हाँ बोलो बाबू। वायलेट की बेंडिंग ज्यादा हुई है। हाँ एकदम सही बात है, बैठ जा। मेरे कहने का मतलब है कि सीधा जाता है, अरे सीधा जाता तो ऐसे ही ना जाता दोनों। तो तुमको क्या नहीं लग रहा है कि वायलेट कलर ज्यादा मुड़ा है, रेड कलर कम मुड़ा है? जा, ये बात तुमको देख कर पता चल रहा है। तो इसका मतलब हुआ ना कि सब मोह माया है कि डेंसर से जा रहा है कि बेंडिंग हमेशा किसका ज्यादा होता है? वायलेट का ही होता है। आप समझ रहे हैं? चाहे वो रेयरर से डेंसर में जा रहा हो, चाहे डेंसर से, सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? वायलेट मुड़ता है। अरे है कि नहीं? वो चाहे रेयरर से डेंसर में जा रहा हो, चाहे डेंसर से रेयरर में जा रहा है। इज इट क्लियर? तो यही बात याद रखना। इस केस में भी हम लोग यही बोलेंगे कि म्यू ज्यादा तो आर कम। आर कम होने का मतलब यहां पर बेंडिंग ज्यादा है, बेंडिंग ज्यादा है। तो कंक्लूजन बताइए, एग्जैक्टली सेम हुआ कि नहीं? म्यू ज्यादा तो बेंडिंग ज्यादा, यानी वायलेट ही सबसे ज्यादा मुड़ेगा, कहीं से कहीं क्यों ना जा रहा हो। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सीबीएसई ने 2012 में पूछा तुमसे, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको क्या रखना है? सेम रखना है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
इन 3 डिफरेंट मीडिया। अच्छा, यहाँ 3 डिफरेंट मीडिया है, ए है, बी है और क्या है, लेकिन बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस तुमको सेम रखना है ना। हाँ आगे बढ़ा जाए, ए बी एंड सी, क्या बोल रहा है ये। हाँ, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 डिफरेंट मीडिया। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दिया हुआ है ए बी और सी में कितना, 15 डिग्री, 25 डिग्री एंड 35 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि हम रे को कहां से कहां भेजे, डेंसर से रेयर की रेयर से डेंसर? नहीं, कहीं से कहीं भेजेंगे तो कहानी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। एक बार जहां आर कम था उसका बेंडिंग ज्यादा दिख रहा था, एक बार जहां आर ज्यादा था उसका बेंडिंग हमको ज्यादा दिख रहा था। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। आप देखिए बाबू, समझ नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि कहीं से कहीं भेज दीजिए, ऐसा थोड़े होता है। इधर बताइए, इसका आर ज्यादा है तो आर ज्यादा है तब ना हम बेंडिंग ज्यादा बोल रहे हैं। अरे यार, आर ज्यादा तो क्या, बेंडिंग ज्यादा, समझना। लेकिन यहां पर बताओ, आर कम तो बेंडिंग ज्यादा बता रहे हैं। अरे बोलिए ना, तो ये मत करिएगा, कहें कि देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आर कम या ज्यादा दिया है, इसी को देख कर पता करना है कि बेंडिंग ज्यादा हुआ होगा कि कम हुआ होगा। तो पहले बताओ डेंसर से रेयरर में भेजें कि रेयरर से डेंसर में भेजें, और इस बात का कोई जिक्र क्वेश्चन में नहीं है। और गाली देने से पहले समझ लीजिएगा कि ये सीबीएसई है, तो ये बहुत रेयरली ही गलती करता है। तो आप बताइए हम कहां से कहां भेजें, रेयरर से? क्यों? क्योंकि इसने कहा है, एक मिनट रुकिए, कहा है एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 डिफरेंट मीडिया। इसका मतलब हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां है, मीडियम में है, तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस हवा में ही ना होगा। हाँ, तो ऐसे हमको पता चला। अब आप बताइए कि आपने सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ये देखिए सबको सेम बनाना है, इसको भी आप आई कहिए, इसको भी आई कहिए, और इसको भी क्या कहिए, आई ही कहिए। लेकिन ए वाले में कितना है, 15 डिग्री एकदम ऐसा चिपका के। हाँ, इसमें क्या है, थोड़ा 25 डिग्री, इससे तो तनिक ज्यादा दिख रहा है कि नहीं। इसमें कितना है, तो इसमें थोड़ा और ज्यादा दिखाइए। तो ये कहां 15 डिग्री, ये कहां 25 डिग्री, और ये कहां 35 डिग्री। आप बताइए किसमें बेंडिंग ज्यादा हुई है? अरे यहां ना ज्यादा बेंड हुआ है, तो सबसे ज्यादा म्यू किसका होगा, म्यू ज्यादा तो बेंडिंग। यही एक लाइन याद रखना, बाकी सब कुछ ऐसा ही था, सब ऐसा ही था। मेन बात बताओ क्या याद रखना है, म्यू ज्यादा तो बेंडिंग ज्यादा। विजिबल की बात करें तो सबसे ज्यादा म्यू वायलेट का होता है, तो सबसे ज्यादा मुड़ता भी कौन है, वही लड़का। तुम वायलेट कलर का शर्ट पहन लिया है तो ऐसे ही मुड़ता रहेगा। नीचे देख रहे थे, वायलेट कलर सबसे ज्यादा मुड़ता है क्योंकि उसका म्यू ज्यादा है। तो आप बताइए यहां सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है, ये ना मुड़ा है, यानी इसी मीडियम का म्यू सबसे ज्यादा होगा। तो हम लोग बोलेंगे म्यू ऑफ ए इज सबसे ज्यादा एंड म्यू ऑफ सी इज सबसे कम एंड म्यू ऑफ बी इज बीच में, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमसे म्यू भी नहीं पूछा है, हमसे तो ये पूछ रहा है कि किस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होगी। रे तो जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होता है उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम हो, और सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम यही ना है, तो लाइट की स्पीड इसी में सबसे कम होगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए सबसे कम, और सबसे ज्यादा कहां होगी, और बताइए तो बी में क्या होगी, बीच में होगी। अब देख रहे हैं ये भी एक ही नंबर का सवाल होगा, एक ही नंबर का सवाल है ये, समझ रहे हैं। चलिए बात करेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट की। हाँ शांत रहिए, जल्दी ही छोड़ दूंगा मैं आपको। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, बाबू ये कोई मीडियम है
और मान लीजिए इधर से व्हाइट लाइट आया, ये कौन है? ये आपको दिख भी रहा होगा, व्हाइट लाइट आया। तो व्हाइट लाइट इज नॉट अ सिंगल कलर लाइट यार, इट इज द मिक्सचर ऑफ क्या? 7 विजिबल कलर्स। हालांकि उसमें तो इनफाइनाइट कलर्स होती हैं, लेकिन विजिबली हमको कितनी दिखती हैं? 7 दिखती हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि 7 कलर्स ना एक साथ आई हैं, मिक्सचर आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, लेकिन आई इसमें 7 कलर। अब यहां पर मुड़ना है, अरे लड़के क्या करना है? मुड़ना है। देखो ये सब जितना ही सब ब्लू और वायलेट वाला समय, सब उसी समय से अच्छा बाबू अच्छा। ये व्हाइट कलर में 7 कलर्स है ना, तो यहाँ टोटल कितनी कलर्स आई हैं? 7 कलर्स आई, इसमें 7 कलर है। अब बताइए कि डेंसर से रेयरर में जाते समय रेज नॉर्मल से दूर भागती हैं, तो दूर भागना है, वॉयलेट को भी भागना है, रेड सब ना है इसमें, ग्रीन को भी भाग। सबसे दूर कौन भाग जाएगा? सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होती है? वॉयलेट कलर की, क्योंकि उसी के लिए म्यू सबसे ज्यादा होता है कि नहीं? तो वॉयलेट कलर जो है वो सबसे, देख रहे हो कितना दूर भागा है, अरे बोलो। और सबसे कम बेंडिंग किसकी होगी? तो रेड भी दूर तो भागेगा, उतना दूर नहीं भागेगा। आप समझ रहे हैं? और एक बात बताइए, VIBGYOR ये जो 7 कलर्स हैं, तो वो कहां होंगे? तो ये बीच में होंगे। सबसे ज्यादा मुड़ा वॉयलेट, ब्लू ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड क्या इस तरह। और यहां पर अगर आप कोई स्क्रीन रखिएगा तो आपको ये 7 कलर्स का एक पैटर्न दिखेगा, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। आप समझ रहे हैं? चलिए, इस पैटर्न को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और इस फेनोमेनन को बोला जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट का अपने कंपोनेंट्स में टूट जाने की जो घटना होती है, उसको बोला जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्लियर? अच्छा, ऐसा क्या सिर्फ डेंसर से रेयरर में ही जाते समय होगा? जी नहीं। अगर मान लीजिए ये कोई मीडियम है और इधर से व्हाइट लाइट आया, यानी व्हाइट लाइट अब की बार फिराक में है रेयरर से डेंसर में जाने के, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। एंड कौन सबसे ज्यादा मुड़ेगा? वही सबसे ज्यादा मुड़ता है, सबसे बेचैनी उसी को है। तो वॉयलेट कलर को आप सबसे ज्यादा मोड़िए, रेड कलर को आप सब देखो, मुड़ा ये भी है, रेड कलर मुड़ा है कि नहीं? लेकिन रेड सबसे कम मुड़ता है, और बाकी के 7 कलर से एकदम आपको बीच में इधर लाइन से मिलेंगे। देखिए ना, VIBGYOR। और यहाँ आप स्क्रीन रखिएगा तो आपको 7 कलर्स अलग अलग दिखाई देंगे। अरे बोलिए ना, बस हो गया। ये है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब होता है व्हेन अ लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन क्या? अच्छा हाँ, तो डिस्पर्सन के लिए जो सबसे बढ़िया मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, हाँ जो चीज यूज करते हैं वो कौन होता है? प्रिज्म होता है। वो क्या होता है बताइए? प्रिज्म होता है। अच्छा रखो, देखते हैं हम लोग। प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म कहाँ से लेके आए हो? स्कूल में से लेके आए हो? चलिए ठीक है। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बताइए? प्रिज्म का। इसलिए करते हैं क्योंकि प्रिज्म जो है ना, वो 2 बार डिस्पर्स करता है। डिस्पर्स करने का मतलब फैलाना। तो प्रिज्म कितनी बार फैलाता है? 2 बार। एक तो यहां पर आपको दिख ही रहा होगा। अब जैसे मान लीजिए कि पहले तो बाबू ये व्हाइट लाइट ना है, सुनो ये क्या है? व्हाइट लाइट है। देखिए आप लोग शांत रहिए। ये क्या है बताइए? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट है तो पहली बार जब रिफ्रैक्शन होगा तो वो रेयरर से कहाँ जा रहा है? डेंसर में जा रहा है। तो नॉर्मल तो कुछ ऐसा ही ना होगा, तो ये सब लोग नॉर्मल की तरफ मुड़ेंगे। सबसे ज्यादा कौन मुड़ जाएगा? वायलेट मुड़ जाएगा। तो वायलेट सबसे ज्यादा, रेड सबसे कम। तब यहां पर थोड़ा फैल गया कि नहीं? अब उसके बाद जब ये रेज यहां पहुंची तो एक बार फिर से इनका रिफ्रैक्शन होने वाला है, लेकिन अब की बार जो लाइट रेज है वो कहां से कहां जा रही है? अरे बोलिए। हाँ, डेंसर से रेयरर में। तो नॉर्मल से दूर ना भागेंगी,
तो ज्यादा दूर कौन भागेगा? तो रेड भी भागेगा लेकिन कमे दूर भागेगा। वॉयलेटवा जो होगा वो तनी ज्यादा दूर भागेगा। तो आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा यहाँ फैला है या थोड़ा यहाँ भी फैला है, दो बार ना फैला है, तो इसीलिए डिस्पर्सन आपको थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। आप यहाँ पर अगर कोई स्क्रीन रखिएगा तो खूब बढ़िया से ये आपको अलग अलग पैटर्न दिखेगा। क्लियर है? तो डिस्पर्सन के लिए जो चीज हम लोग यूज करते हैं वो जनरली क्या होता है? प्रिज्म होता है। तो जब भी लाइट बीम को, और किस लाइट बीम को? व्हाइट कलर के लाइट बीम को अगर, अरे भाई तुम लोग काहे इतना, कब से तुम लोग इतना सिंसियर हो गया है? मैं प्रिज्म, इट विल स्प्लिट इनटू ऑल 7 कलर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, शांत हो जाइए। आपको याद है कल हम लोगों ने डिराइव किया था किसी भी प्रिज्म के लिए जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? ए। आपको याद है हमने एंगल ऑफ डेविएशन डिराइव किया था। लाइट ऐसे जा रहा था, प्रिज्म इसको अपने बेस की तरफ ना मोड़ दे रहा था, तो इसी को ना बोला जा रहा था एंगल ऑफ डेविएशन। और ये एंगल ऑफ डेविएशन जो होता था वो होता था ए इंटू म्यू माइनस 1। और हाँ, इसके लिए हमको 2 अजम्पशंस लेने होते हैं। द फर्स्ट अजम्पशन इज कि ये जो डेविएशन है वो कैसा है? मिनिमम डेविएशन है। और दूसरा अजम्पशन की जो प्रिज्म है वो कैसा है? थिन है। थिन प्रिज्म मिनिमम डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला होता है, डेविएशन इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। तो जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? अरे हाँ बोलो ना। चलो ठीक है, अब सुनो, हुआ क्या कि प्रिज्म में हमने भेजा व्हाइट लाइट। क्या भेजा? अभी अंदर क्या हुआ ये हमको नहीं दिखेगा। अंदर क्या हो रहा है ये हमको नहीं दिखेगा। हमको ये दिख सकता है, अरे बोलो, ये दिख सकता है। आप व्हाइट लाइट भेजिए तो ये व्हाइट लाइट आपको दिखेगा, डायरेक्ट भी दिख सकता है। फिर आपको क्या दिखेगा? एक के बार ये और ये दिखेगा। ये इंसिडेंट है और ये दोनों फाइनली इमर्जेंट रेज हैं। बोलिए, तो हमको क्या दिखेगा? व्हाइट भेजा, रेड और वॉयलेट ही नहीं, बीच में और भी तो कलर्स हैं, तो हमको 7 कलर्स दिखे ना बाबू। तो एक टर्म होता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन। एंगल ऑफ डिस्पर्सन का मतलब हुआ कि प्रिज्म ने रेज को कितना फैला दिया है। तो कितना फैला दिया है ये जानने के लिए हम लोग वॉयलेट और रेड के बीच का ही ना एंगल देखेंगे। जा कितना फैला है ये जानने के लिए सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे जो रेज हैं उन्हीं को ना हम लोग देखेंगे, जो सबसे नीचे और जो सबसे, तो सबसे नीचे इधर वॉयलेट है, सबसे ऊपर कौन है? रेड है। तो इन्हीं के बीच के एंगल को देखेंगे। तो इन्हीं के बीच के एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन, और आप इसको डिनोट कर सकते हैं कैसे? बताइए, थीटा से। अब सवाल है कि ये थीटा हम निकाले कैसे? तो उसके लिए एक काम करते हैं। पहले ये बताइए कि व्हाइट लाइट जो आया था वो तो सीधा ऐसे जाता, वॉयलेट जो है वो ऐसे ना जाने लगा, तो इसको भी एक काम करते हैं, पीछे बढ़ा के हम यहां मिलाते हैं। रेड ऐसे जाने लगा, इसको पीछे बढ़ा के हम लोग यहां मिलाते हैं। तो पता है एक्चुअली हम लोग देख क्या रहे हैं? यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि वॉयलेट कलर का डेविएशन इतना हुआ है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? डेविएशन इन वॉयलेट कलर। डेविएशन इन क्या? वॉयलेट कलर। अच्छा, रेड कलर का डेविएशन क्या है बाबू? तो ये ना है, अरे ये ना है, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? डेविएशन इन रेड कलर। अरे बोलो, तो अगर तुमको एंगल ऑफ डिस्पर्सन चाहिए तो तुमको वॉयलेट कलर के डेविएशन में से रेड कलर के डेविएशन को घटा लेना होगा, तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन नहीं मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थीटा विल बी इक्वल टू डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर। यही ना सबसे ज्यादा घूमा था, और उसमें से घटा लो डेविएशन ऑफ क्या, मिल जाएगा एंगल ऑफ डिस्पर्सन। डेविएशन का फॉर्मूला बताइए तो क्या पड़ा है? ए इंटू म्यू माइनस 1। तो डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर के लिए हम लोग लिखेंगे ए इंटू म्यू ऑफ वॉयलेट कलर माइनस 1। एक मिनट, सिर्फ म्यू नहीं लिख सकते हैं आप। अगर इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ क्या दिया रहे तब भी हम यहां सिर्फ म्यू लिखेंगे। क्या? क्योंकि सेम मीडियम वॉयलेट कलर को कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है, तो रेड कलर को कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है। क्या? तो इसीलिए जब वॉयलेट कलर वाला डेविएशन हम लिखेंगे तो वॉयलेट कलर वाला म्यू लिखना होगा। माइनस का साइन दीजिए, फिर क्या लिखिएगा? ए इंटू म्यू ऑफ रेड माइनस 1। अब इसमें से क्या हम लोग ए को कॉमन ले लें? तो बाबू ये
म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ, अरे बोलो ना, रेड आएगा। और ये -1 है, माइनस अंदर जाके इसको प्लस ना बना देगा। -1 + 1 मिलके कितना हो जाएगा? अरे कितना? 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बस इतना ही रह जाएगा। तो ये हुआ एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ए इंटू, ए का मतलब प्रिज्म है, एंगल का, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म, हाँ। ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट कलर माइनस म्यू ऑफ रेड कलर। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक है, नहीं अगला टॉपिक है, क्वेश्चन ना है, बोल रहा है एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है एंगल ऑफ डिस्पर्सन पूछ रहा है, क्या होगा? ए हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू, डायरेक्ट बताएंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए डिस्पर्सिव पावर, तो डिस्पर्सिव पावर से हमको ये पता चलता है ना कि कोई भी प्रिज्म जो है वो कितना ज्यादा डिस्पर्सन करा सकता है। कोई थोड़ा कम डिस्पर्सन कराएगा, कोई थोड़ा ज्यादा डिस्पर्सन कराएगा। तो डिस्पर्सिव पावर जिसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है, शांत हो जाइए, जिसको कैसे डिनोट किया जाता है? ओमेगा से डिनोट किया जाता है, उसको डिफाइन किया गया है एंगल ऑफ डिस्पर्सन अपॉन डेविएशन ऑफ मीन रे। डेविएशन ऑफ क्या? मीन। अभी बोलिएगा मीन रे क्या है ये? तो सुनिए मैं बता रहा हूं। मान लीजिए कि ये कोई प्रिज्म है, क्या है? प्रिज्म है। तो कहने का मतलब कि व्हाइट लाइट भेजा जाए, तो व्हाइट लाइट भेजोगे तो वॉयलेट कलर चला गया इधर, रेड कलर चला गया इधर। अब मुझको बताना है कि ये प्रिज्म कितना डेविएशन कराता है, प्रिज्म कितना डेविएशन कराता है। तो तुम बताओ हम कौन सा डेविएशन बताएंगे? वॉयलेट कलर का डेविएशन बताएंगे, रेड कलर का डेविएशन बताएंगे, कि कुछ एवरेज बताएंगे? एवरेज ना बताएंगे कि ये प्रिज्म कितना डेविएशन कराता है, उसके लिए हम कुछ एवरेज डेविएशन बताएंगे। तो इसमें से हमको ढूंढना पड़ेगा ना कि आखिर वो कौन से कलर का लाइट है जिसको हम पूरे विबग्योर का एवरेज मानते हैं। वो होता है येलो। क्या होता है? एवरेज कलर जो आता है वो कौन होता है? येलो होता है। और ये निकलता कैसे है? तो बाबू अगर आपको, शांत रहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन रे चाहिए ना, एम स्टैंड्स फॉर क्या? मीन। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। यही ना एवरेज का तरीका होता है। दोनों एक्सट्रीम्स वालों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करो, तो ये जो होता है लगभग म्यू ऑफ क्या आ जाता है? तो याद रखिएगा डेविएशन ऑफ मीन रे का मतलब हुआ डेविएशन ऑफ येलो कलर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? अच्छा एसी ऑफ कर दूं? गर्मी का मौसम। और ये भी बंद कर दूं? ठीक। हाँ देखो इधर, अरे सुन लो, इधर सुनो। मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि अगर कोई पूछेगा कि प्रिज्म कितना डेविएशन करा रहा है ये, अरे बोलो ना, तो कौन से कलर के लाइट को हम भेज के पता करेंगे? वॉयलेट कलर को भेजेंगे कुछ और डेविएशन कराएगा, रेड कलर को भेजेंगे तो कुछ और डेविएशन का, तो अलग अलग ना डेविएशन आ रहा है। तो हम एवरेज कलर ना भेजेंगे, हम चुनेंगे उसमें से कि पूरे विबग्योर में एवरेज क्या आता है, तो उसको भेजेंगे। तो जो डेविएशन होगा ना उसको बोला जाएगा डेविएशन ऑफ मीन रे। मीन का मतलब एवरेज होता है, और मीन रे कौन आता है? येलो आता है। कैसे निकलता है? तो म्यू ऑफ वायलेट प्लस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाई 2 करके निकलता है। अरे बोलिए जल्दी। हाँ ऐसे करके निकलता है। तो ये किया तो वो येलो कलर आया। तो डिस्पर्सिव पावर का डेफिनेशन होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्सन टू दी डेविएशन ऑफ मीन रे। आप चाहे तो इस मीन की जगह येलो भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एंगल ऑफ डिस्पर्सन निकाला है, ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाई ए इंटू, अरे ये डेविएशन का फॉर्मूला, डेविएशन का फॉर्मूला ए इंटू म्यू -1 होता है। हाँ तो म्यू ऑफ क्या? मीन रे ना,
अब -1 ए से कट गया तो हो गया, डिस्पर्सिव पावर आ जाएगा म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ, आप मीन लिखिए चाहे आप इसको क्या लिख लीजिए, येलो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला याद रखिए। क्लियर? चलिए हाँ ये बताइए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर। बोलो बोलो तुम बताओ, हाँ बोलो आंसर बताओ, आंसर लॉक किया जाए। ऑडियंस क्या कहती है हैं? तो कहने का मतलब है कि अगर आपको मीन, क्या बोल रहे हो, मीन रे अगर आपको चाहिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो हम लोग रेड और वायलेट कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को जोड़ के और 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया आपका बिहार बोर्ड 2021। ये भी बिहार बोर्ड 2021 का ही है। अरे यार क्या बात है, आखिर बिहार बोर्ड को हो क्या गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग, डिस्पर्सिव पावर का कौन सा फॉर्मूला, विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। तो म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड अपॉन म्यू ऑफ येलो माइनस, क्या बात है यार, ये हो गया, सही है, बढ़िया है। 2018, अच्छा एक मिनट रुको, 2021 था, ये भी 2021 था, और पता नहीं हमको ये भी 2021 था। आपको लग रहा है बिहार बोर्ड को कुछ हो गया था? एक ही छोटे से टॉपिक से जिसे आज तक के इतिहास में सवाल बिहार बोर्ड नहीं पूछा था, ये डिस्पर्सिव पावर, ये डेविएशन ऑफ प्रिज्म, अगर आज तक नहीं, 2021 में एकदम खटाक खटाक पूछ रहा है, जितना कॉन्सेप्ट उसमें सबसे पूछा है। देख रहे हो? ठीक है, 2021 का ये भी था, आप ओरिजिनल पेपर में जाके देखिए, ऐसा थोड़ा कि मैं अपने मन से लाके लिख दें। हाँ समझ रहे हो? हाँ, लेकिन 2018 है, तो अब ये बताइए क्या होगा। प्रिज्म क्या क्या कराता है ये पूछ रहा है। क्या प्रिज्म डिस्पर्सन कराता है? एकदम सीना तान के कराता है। डेविएशन कराता है? डेविएशन न करा के डिस्पर्सन कराता है। किसी को ज्यादा डेविएट कर देता है, किसी को कम डेविएट करता है। आप फैला इंटरफेरेंस, इसके बारे में हमको पता है, लेकिन तुमको पता नहीं है। हो सकता है कि इंटरफेरेंस के बारे में अभी उतना आप ना जानते हो, अगले चैप्टर में क्लियर होगा ये वेव ऑप्टिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब तो कंफ्यूजन हो गया कि क्या करे भाई, लेकिन कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सिंगल करेक्ट है, और सिंगल करेक्ट है तो कोई एक ही ऑप्शन होगा, और ये तो है ही। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इंटरफेरेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2 लाइट वेव्स अगर एक जगह कहीं मिलती हैं तो इसी घटना को क्या बोला जाता है? इंटरफेरेंस। अरे बोलिए ना, पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। इंटरफेरेंस कई टाइप का होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना। अरे बोलिए। हाँ, तो ये तीनों होता है, तीनों होता है। चलिए, व्हाट इज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट? एक्सप्लेन इट विथ रे डायग्राम, ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट को बताइए, तो व्हाइट लाइट के अपने कंपोनेंट्स में टूट जाने की घटना को बोला जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये लिखा, एक्सप्लेन इट विथ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम हम किसका बनाएंगे? प्रिज्म वाला। प्रिज्म वाला, नीचे ऐसे वॉयलेट दिखाएंगे, ऊपर रेड दिखाएंगे, बढ़िया है। ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिस्पर्सन। ये डिस्पर्सन का कॉज क्या है? तो हम बताएंगे कि जो गिवन प्रिज्म है, जो शोन प्रिज्म है, वो रेड कलर को कुछ और रिफ्रैक्टिव, रेड और मत बोलो, ऐसे बोलो, रेड कलर को कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर कर रहा है, वॉयलेट कलर को, जिसकी वजह से वॉयलेट कलर की बेंडिंग एंटर करते समय भी ज्यादा होगी और बाहर निकलते समय भी। एकदम अपने लैंग्वेज में लिख के समझाइए उसको। नहीं, हिंदी में मत लिखिएगा, ऐसे मत करिए आप लोग। अपने लैंग्वेज में आप इसको लिख के समझा दीजिएगा। अब आपको तो समझ में ही गया है, आपको एकदम 2 नंबर का है, 2 नंबर दे देगा आपको सीबीएसई। Why does white light disperse when passes through a glass prism? व्हाइट लाइट अगर ग्लास प्रिज्म से पास करता है क्यों डिस्पर्स होता है? सेम रीजन जो अभी पहले देखा था, क्योंकि व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 विजिबल कलर्स, क्लियरली 7 विजिबल कलर्स, जिसमें रेड कलर को प्रिज्म कम रिफ्रैक्टिव है, वायलेट कलर को, आप समझ रहे हैं ना, रेड कलर की कम बेंडिंग, वायलेट कलर की ज्यादा बेंडिंग, एंटर करते समय भी बाहर निकलते समय, इसीलिए होता है ये। बहुत बढ़िया। Out of the blue and red light, which deviates more by a prism, and give the reason. कौन ज्यादा डेविएट होगा?
कौन ज्यादा डेविएट होगा? अरे यार VIBGYOR में, अरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लैम्डा म्यू कम होगा तो बेंडिंग भी कम होगी। तो कहने का मतलब है कि सबसे कम बेंड करता है रेड, सबसे ज्यादा बेंड करता है वॉयलेट। तो बाकी लोगों का सीक्वेंस आप देख लीजिए, इसमें किसकी किसकी बात हो रही है? ब्लू एंड रेड की बात हो रही है। तो आप बताइए कौन ज्यादा डेविएट करेगा? ब्लू ज्यादा डेविएट कर, जो ज्यादा मुड़ा वो ज्यादा डेविएट किया, ब्लू ज्यादा डेविएट करेगा। हो जाएगा, ये एक ही नंबर का सवाल था, खाली आपको इतना ही गिव रीजन भी लेकिन बता देना है आपको। बिकॉज लैम्डा ऑफ ब्लू इज, अरे लैम्डा ऑफ ब्लू इज लेस ना, तो सिंस इसका लैम्डा लेस है इसका म्यू ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होगा तो बेंडिंग भी, ऐसे आप समझा दीजिएगा। कुछ इक्वेशन भी आपको इसमें लिखने का मन करे तो आप लिख सकते हैं। चलिए, फॉर विच कलर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम एंड मैक्सिमम, कौन सा कलर है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मिनिमम? अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मिनिमम किसके लिए होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? मिनिमम होता है फॉर रेड कलर, मैक्सिमम होता है फॉर वॉयलेट कलर। क्या बोल रहे हो? चलिए वेरी गुड, तो हम लिख देंगे ये सब 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ ग्लास प्रिज्म वेरी इफ द इंसिडेंट वॉयलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय क्या? रेड लाइट। कह रहा है कि मान लिया जाए कि, शांत हो जाइए, मिनिमम डेविएशन अगर हम लाइट को बदल दे, क्या कर दे? वॉयलेट से रेड कर दे, मैंने पहले भेजे तो वॉयलेट, अब भेजने जा रहे हैं रेड, तो मिनिमम डेविएशन पर क्या असर पड़ेगा? तो बाबू डेविएशन का फॉर्मूला होता है A इंटू म्यू माइनस 1 ना। अरे तो पहले म्यू ऑफ वॉयलेट था, अब ये फॉर्मूला बनने जा रहा है किसके लिए? म्यू ऑफ रेड माइनस 1। आप समझ रहे हैं? तो हम लोग बोलेंगे कि जब हमने वॉयलेट को रिप्लेस कर दिया किससे? रेड से, तो इससे म्यू कम हो गया, और अगर म्यू कम हो गया तो डेविएशन भी कम हो जाएगा। और ये तो हम मुंह जबानी बता सकते थे, वॉयलेट में डेविएशन ज्यादा होता है, रेड में डेविएशन, तो ये तो बिना इक्वेशन देखे हुए हम बता सकते हैं। अरे इफ वी आर रिप्लेसिंग द वॉयलेट कलर बाय रेड कलर, डेविएशन विल, अरे इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज, रेड कलर का डेविएशन कम होता है, सही है। चलिए, दिस इज द सवाल ऑफ 2013 बिहार बोर्ड, पैराग्राफ पूछा है इसने, ठीक है। और इसमें एक फोटो दिया है, देखिए इधर देखिए, हियर फोटो इज गिवन। ये एक प्रिज्म दिख रहा होगा, ये R1 R2 आपको याद है? अच्छा, जिसको हम लोग I बोलते थे उसको इसने X1 का है, और जिसको हम लोग E बोलते थे उसको इसने X2 का है, ठीक है, सही है। एंगल ऑफ प्रिज्म तो वही अपना A है। तो बोल रहा है इसी फोटो को देखने के बाद है, बोल रहा है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस, जाहिर सी बात है X2 की बात कर रहा है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा? लेस देन I1 होगा, लेस देन I2 होगा, लेस देन R1 होगा। सबसे पहले ये बताओ इसमें I1 I2 है दिख रहा है? तो अब नहीं, मैं क्लेम नहीं करता हूँ बिहार बोर्ड पर, मैं डायरेक्ट ब्लेम अभी नहीं डालना चाहता हूँ। हो सकता है कि जिस किताब से मैंने उठाया होगा उसमें कुछ गड़बड़ होगा, या ये भी हो सकता है कि मैंने ही कहीं टाइप करते समय कुछ गड़बड़ किया होगा। देख के आऊं क्या मैं? नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगा तुम लोग भाग जाओगे। कोई बात नहीं है, तो इसका सही आंसर ही हम लोग समझ लेते हैं। एंगल ऑफ इमर्जेंस का मतलब इसी की ना बात कर रहा है, और इसके बारे में हम बस इतना कह सकते हैं कि ये जो होगा वो इससे ज्यादा, ग्रेटर देन R2, और ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है। अगर यही थोड़ा खाली पलट देता ना, अरे ये ग्रेटर देन R2 बोल देता ना, तो ये आंसर सही हो जाता। हाँ, मतलब कुछ गलती है, या तो बिहार बोर्ड ने गलती की है, जिस किताब ने छापा है उसने गलती की है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट पेपर से नहीं उठाया इस क्वेश्चन को, ये मैंने किताब से उठाया है। 2013 का कहाँ से मैं लेके आऊंगा? 2014 में मैंने कोचिंग खोला था 13 का नहीं है मेरे। तो मतलब इसका सही आंसर ये होगा। हम इतना ही कह सकते हैं कि भाई ये होगा इससे ज्यादा, ये ज्यादा ना होगा। चलिए, बाकी दोनों में कोई दिक्कत नहीं, बाकी सही है। एंगल अल्फा के बारे में आपको बताना है, इसके बारे में आपको बताना है।
तो ये बताइए कि आपको एक बर्फी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है ऐसा? तो इसमें ये एंगल कितना है? 90। ये कितना है? 90। समझ में आया? ये है अल्फा और ये है ए, तो ए प्लस अल्फा प्लस 90 प्लस 90 बराबर 360। सही है? 90 प्लस 90 180 से 180 कट जाएगा, 180 ना रहेगा। जाइए, नहीं समझ में आया? अरे ये 180 को इधर लेके आओगे तो माइनस में ना जाएगा। ये काटा मैंने किस हिसाब से, समझ रहे हो? हाँ, तो 360 में से 180 को घटा लीजिएगा, आंसर 180 मिलेगा। तो a प्लस अल्फा कितना आ गया? 180 आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस ए। 180 माइनस ए, बोलिए जल्दी। 180 माइनस ए। तो ऑप्शन नंबर विच इज सही? हाँ, ए सही। ठीक है। ये बोल रहा है व्हेन अ लाइट रे पासेस सिमेट्रिकली, हम सिमेट्रिकली भेजा हमने, थ्रू अ प्रिज्म इट सफर्स मिनिमम डेविएशन। एकदम डेविएशन कितना हुआ है? मिनिमम हुआ है। तो आपको बताना है कि आर जो होना चाहिए उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आर में आप R1 भी ले सकते हैं, आप R2 भी ले, इसको भी गलत नहीं बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां बोलना चाहिए कि R1 और R2 के बारे में आप क्या कह सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आर को आप R1 मन करे तो ले लीजिए, मन करे तो R2 ले लीजिए। तो इन दोनों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या बात कर रहे हो यार? अरे यार तुम क्या कह सकते हो? तो यही कह सकते हैं ना कि फॉर मिनिमम डेविएशन R1 बराबर R2 बराबर और A बाई क्या 2। तो A बाई 2 आंसर होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये A बाई 2 होगा। क्लियर है? चलिए, बाकी आप ये सब करिएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट। ये सवाल लेकिन हम लोग करेंगे। और इसमें बस मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया था? म्यू। और सराउंडिंग के रूप में हमारा क्या था? एयर था। तब जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम आया था वो म्यू इंटू A-1 आया था। नहीं समझ? हाँ, देख मैं देख रहा था कि जाते जाते आप लोग का दिमाग जो है ठिकाने है कि नहीं। A इंटू म्यू-1 आया था। लेकिन अगर मान लीजिए सराउंडिंग का मीडियम एयर ना हो कि कुछ और हो, वाटर हो, समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, कुछ और हो, तो हम इसको म्यू ऑफ प्रिज्म कह देते हैं, इसको कह देते हैं म्यू ऑफ सराउंडिंग। मुड़ने को तो ये भी तो मुड़ेगा। तो इस केस में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या लग रहा है? वही फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? जी नहीं, यहां वाले रिफ्रैक्शन और यहां वाले रिफ्रैक्शन दोनों में सराउंडिंग का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो अब अपना अपना रोल प्ले करेगा। तो फॉर्मूले में अब ना सिर्फ म्यू ऑफ प्रिज्म आएगा, अरे पिछले वाले में तो सिर्फ म्यू ऑफ प्रिज्म ही ना था, अब की बार म्यू ऑफ प्रिज्म और म्यू ऑफ सराउंडिंग दोनों आएगा। क्या आएगा? दोनों आएगा। तो कैसे हम यहां से समझे कि उधर हमको क्या लिखना है? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। रे जो है वो कहां से कहां जा रहा है? एयर से ऐसा प्रिज्म में जा रहा है। तो यहां लिखा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू एयर। नहीं समझ में आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू एयर का क्या मतलब हुआ? ऊपर में रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, नीचे रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जो कितना होता है 1। इसीलिए मिला जुला के कितना रह गया? म्यू ही रह गया। लेकिन यहां पर तो ये 1 नहीं ना है, तो यहां पर प्रॉपरली आपको लिखना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस 1। अरे बोलो, तो ये जो सवाल है इसमें आपसे मिनिमम डेविएशन ही पूछा गया है, लेकिन अब की बार प्रिज्म को कहां ले जाकर रख दिया है? नहीं, प्रिज्म का तो खैर ये दिया हुआ है, कहां ले जाकर रख दिया है? एक ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, लेकिन हम ये तब यूज कर पाएंगे जब ये हमको पता होगा। हालांकि एनसीईआरटी में भी जो डेरिवेशन है वो सिर्फ इसी के लिए है, लेकिन देख रहे हो सीबीएसई कैसे घुमा दिया। अरे रट के तो आप ये जाइएगा, आपको लगेगा कि हो ही जाएगा, लेकिन नहीं होगा। तो ये चीज आप कहीं अपनी किताब में लिखिए, वहां लिखिए जहां प्रिज्म का डेरिवेशन किया गया है।
केमिस्ट्री है आप लोगों की? केमिस्ट्री है आज 3:30 से है। अब ये सब आप ट्राई करिएगा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी से रिलेटेड होगा, ये सब ट्राई करिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे लेंस।